अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज से तकरीबन एक हफ्ता कबल यानी कि 26 जुलाई को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली कारगिल की जंग को 25 साल पूरे हो चुके हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान में अगर आप कारगिल की जंग को एक्सप्लोर करते हैं और आप डिफरेंट लोगों से इसका नैरेटिव सुनते हैं तो आपको मुख्तलिफ कहानियां सुनने को मिलेंगी। जंग के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि किसने इनिशिएशन की है, मगर यहाँ अगर आप इंडियन नैरेटिव सुने तो आपको बिल्कुल क्लियरली एक बात पता लगेगी और वो ओपन एंड शट है कि पाकिस्तानी या मुजाहिदीन जो कि पाकिस्तानी आर्मी की शक्ल में थे वो इंडिया के बाउंड्री में इंट्रूड करते हैं और इंडिया उसको रिटेलिएट करता है और फाइनली अपने इलाकों को अपने कब्जे में वापस ले लेता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान का नैरेटिव सुनते हैं तो आपको पॉलिटिशियन से बहुत डिफरेंट नैरेटिव सुनने को मिलता है। ये सारी की सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले दोनों कंट्रीज के नैरेटिव को जानने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कुछ ऐसी रियलिटीज को जो कि एक यूनिवर्सल फैक्ट की तरह। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जंग कारगिल पे हुई, क्या वहां की ग्राउंड रियलिटीज थी। इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हिस्ट्री में क्या होता चला आ रहा था। सबसे पहले हमें इस बात का तो पता है कि 1947 में जब दोनों कंट्रीज अलग हुए थे और उसके बाद 3 जंगें 1948, 65 और 71 की जंगें भी लड़ी गई थी। 1971 में एक शिमला एग्रीमेंट होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी और अपनी अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल का एहतराम किया जाएगा और अपनी अपनी हदों तक रहा जाएगा। इसके बाद से लेकर 1999 तक ऐसी कोई भी चीज हमें देखने को नहीं मिलती। 1998 में इंडिया और पाकिस्तान एक ही महीने में एटमी ताकत बन जाते हैं। 12 और 13 मई को इंडिया जबकि 28 मई को पाकिस्तान अपने कंट्रीज में एटॉमिक बॉम्ब के तजर्बे करते हैं और कामयाब हो जाते हैं और एक एटॉमिक पावर डिक्लेयर हो जाते हैं। अब दुनिया को इस चीज का खतरा लाक होना शुरू हो जाता है कि अगर इन दोनों कंट्रीज के दरमियान जंग छिड़ेगी तो वो एटॉमिक जंग भी हो सकती है जिसका नुकसान पूरी दुनिया भुगत सकती है। जब दोनों कंट्रीज एटॉमिक पावर बने तो इन दोनों कंट्रीज को सैंक्शंस का भी सामना करना पड़ा। इसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज ने दोनों कंट्रीज को इस बात की भी ऑफर की कि आप इन जंगों को खत्म करके अपने दरमियान के रिलेशनशिप को हेल्दी वे में आगे फॉरवर्ड करें, अपने दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करें ताकि जंग का आइंदा आने के लिए कोई भी खतरा ना हो। इसी सिलसिले की वजह से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वाघा बॉर्डर के थ्रू दोस्ती बस सर्विस से पाकिस्तान आते हैं। नवाज शरीफ तब के प्राइम मिनिस्टर उनका इस्तकबाल करते हैं और मीनार पाकिस्तान में एक एग्रीमेंट पे भी साइन किया जाता है। दोनों इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि आइंदा से दोनों कंट्रीज जंग नहीं होने देंगी। बड़ा कॉमन स्लोगन था कि आइंदा जंग ना होने देंगे, जिसके बाद दोनों कंट्रीज के दरमियान अब ये कंसीडर किया जाने लगता है कि आपस में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे, कोई जंग नहीं होगी, जिसके बाद दोनों कंट्रीज के दरमियान बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे, लोगों के डेवलपमेंट पे काम होगा। लेकिन इसके 3 महीने के बाद ही कारगिल की जंग छिड़ जाती और ये कारगिल की जंग क्या नवाज शरीफ की इन्वॉल्वमेंट से छिड़ती है या फिर उनको इल्म में रखे बगैर छिड़ी जाती है, इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कारगिल की। कारगिल जो के लाइन ऑफ कंट्रोल में इंडियन साइड पे एग्जिस्ट करता है और ये तकरीबन 17,000 फुट की बुलंदी पे मौजूद है। अब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -20 है। देखें -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी फ्रीज होना शुरू हो जाता है और -2 पे ब्लड फ्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे टेम्परेचर पर किसी भी मिलिट्री का एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। जुलाई 1998 को मेजर जनरल जावेद हसन जो कि FCNA के कमांडर होते हैं, उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद जो कि 10 कोर के कमांडर होते हैं, इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अजीज जो कि उस वक्त के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होते हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि इनके बड़े उस वक्त के आर्मी चीफ होते हैं, ये एक प्लान बनाते हैं और उसको नाम देते हैं ऑपरेशन कोहे पैमा का। इस प्लान के अकॉर्डिंगली कुछ लोग पाकिस्तान की LOC से इंडिया की तरफ जाएंगे और इंडिया में कुछ गैप्स को फिल करेंगे, वहां पे कुछ पोस्टें बनाएंगे और हर पोस्ट पे 10 से 12 पर्सनल मौजूद होंगे। इन स्पोर्ट्स को कवर करने का मकसद ये था कि हाइट से NH1 को ब्लॉक किया जाए ताकि कश्मीर की तरफ आने वाली इंडियन सप्लाई को बिल्कुल मुअत्तल किया जाए। जब वो आइसोलेट हो जाएगा तो कश्मीर के ऊपर कब्जा करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस अटैक का मकसद कारगिल के रास्ते सियाचिन के ऊपर अपना कंप्लीट कंट्रोल हासिल करना था, क्योंकि एक बार जब आप इस हाइट पे पहुंच जाएं तो आप इजीली अटैक कर सकते हैं और NH1 को ब्लॉक कर सकते हैं और यही पर्पस था इस ऑपरेशन का। अब इस प्लान के बारे में किसी को भी नहीं बताया जाता, किसी को ब्रीफ तक नहीं किया जाता, इवन दो कि मिलिट्री के बहुत सारे लोग भी इससे बेखबर होते हैं। असेसमेंट के लिए इसे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है, जैसे कि ISI के एनालिसिस विंग को भी भेजा जाता है। अब जब ये 4 लोग इस प्लान को बनाते हैं तो उसके बाद इस प्लान की खबर किसी को भी नहीं होने देते। इवन दो प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात, मिलिट्री के अंदर भी बहुत सारे लोग इस चीज से बेखबर होते हैं। जनरल जहांगीर करामत को भी इस बारे में बिल्कुल खबर नहीं होती। होता यह है कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक फोर्सेस की यहाँ पे मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। होता कुछ यूं है कि फोर्सेस को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर दूर दूर तक इंडियन फोर्सेस के कोई भी निशान मौजूद नहीं है। प्लान होता है 10 से 12 पोस्टें कायम करने का और प्लान होता है दरास और काकसार के दरमियान जो गैप्स हैं उनमें 10 से 12 पोस्टें कायम करने का। एक पोस्ट पे 10 से 12 लोग मौजूद होंगे। लेकिन जब ये मालूम हो जाता है कि यहाँ पर दूर दूर तक इंडिया के कोई भी पर्सनल या इंडिया के कोई भी फोर्सेस मौजूद नहीं है तो फिर थोड़ा सा लालच यहाँ पे उठता है और जो 10 से
12 पोस्टें होती हैं, ये 150 पोस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तकरीबन 150 किलोमीटर का इलाका मुजाहिदीन के कंट्रोल में चला जाता है। दिसंबर में इंडिया की तरफ से एक टॉप सीक्रेट खबर तब के फौजी अमायदीन को दी जाती है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कारगिल के पॉइंट पर चल रही है, लेकिन उसको इग्नोर किया जाता है। दिसंबर तक इन 4 लोगों को इस बारे में अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्लान एग्जीक्यूट ना करने की सूरत में इन लोगों को बहुत हैवी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं। इसलिए ये लोग ये मुनासिब समझते हैं कि किसी भी तरीके से तब के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इस एक्टिविटी के बारे में इन्फॉर्म करना शुरू कर देना चाहिए। इस डिसीजन के बाद 3 डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं और तीनों मीटिंग्स में नवाज शरीफ को गोल मोल करके कुछ सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। सबसे पहली मीटिंग 29 जनवरी 1999 में होती है और इसमें नवाज शरीफ को ये कहा जाता है कि LOC पे ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है और नवाज शरीफ इस बात के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते। 5 फरवरी 1999 नवाज शरीफ खुद खेल सेक्टर का दौरा करते हैं एक सड़क की इनॉग्रेशन के लिए। तब भी इनको ब्रीफ किया जाता है, लेकिन तब भी ऑपरेशन कोहे पैमा का या कारगिल का जिक्र नहीं होता। 12 मार्च 1999 को ISI की ब्रीफिंग के अंदर भी जनरल परवेज मुशर्रफ ये लाइन दोहराते हैं कि मुजाहिदीन की कुव्वत कमज़ोर पड़ रही है, आम सप्लाई पहुँचाने की शदीद ज़रूरत है या आम सप्लाई बढ़ाने की शदीद ज़रूरत है। लेकिन नवाज शरीफ फिर इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देते, इस चीज़ को नहीं कुरेदते। उसके बाद होता कुछ यूं है कि 5 मई को इंडिया में एक शख्स अपना जानवर तलाश करने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करता है और वहां पर उसको मुजाहिदीन की मूवमेंट दिखती है। वो जाके अपने करीब के सेक्टर में इतला करता है और उसके बाद 5 मई को इंडियन आर्मी इस बात पे मुत्तफिक हो जाती है कि कोई ना कोई मूवमेंट कारगिल के मकाम पे हो रही है। और 26 मई को यानी कि 20 दिन के बाद एक क्लियरली ये बात सामने आ जाती है कि 150 किलोमीटर का इलाका इस वक्त मुजाहिदीन के कंट्रोल में आ चुका है। अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 3 महीने पहले पाकिस्तान आए थे, एक दोस्ती का मुआहदा करके गए थे, वो नवाज शरीफ को फ़ोन करते हैं और उनसे ये पूछते हैं। नवाज शरीफ उनको ये कहते हैं कि ये मुजाहिदीन है, लेकिन इंडियन आर्मी एक चीज़ महसूस करती है, जिस तरीके से प्रोफेशनली वहाँ पर लोगों की मूवमेंट हो रही होती है, जिस तरीके से वहाँ पे कैंप्स बनाए जा रहे होते हैं, तो उनको अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि ये हरकतें मुजाहिदीन की नहीं हो सकती। ये टोटली प्रोफेशनल मूवमेंट्स हैं जो कि प्रोफेशनल लोग ही कर सकते हैं, लिहाजा यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी ही उनके इलाकों में आ चुकी हुई है। जिसके बाद झड़पें शुरू हो जाती हैं और फाइनली वॉर शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि नवाज शरीफ तब एक्शन क्यों नहीं लेते, या नवाज शरीफ को इस बारे में पता कब लगता है और फिर 3 महीने तक ये जंग जारी रहती है। इन 3 महीनों में नवाज शरीफ अपनी फौजें वापस क्यों नहीं बुलाते? अटल बिहारी वाजपेयी के फ़ोन के बाद नवाज शरीफ एक एमरजेंसी मीटिंग करते हैं और उसमें इन तमाम चीज़ों के बारे में ब्रीफिंग लेते हैं। तो तब भी नवाज शरीफ को ये नहीं बताया जाता कि ये सब कुछ जुलाई में शुरू हो चुका हुआ था, यानी कि 1998 के जुलाई में। अब नवाज शरीफ को ब्रीफ किया जाता है, नवाज शरीफ को बताया जाता है और बहुत सारे और लोग भी मौजूद होते हैं, लेकिन उस वक्त भी नवाज शरीफ तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं, थोड़ा सा वो परेशानी का शिकार होते हैं कि क्या डिसीजन लिया जाए। वहाँ पे मौजूद एक शख्स नवाज शरीफ को एक ख्वाब दिखाता है और वो ये कि सर कश्मीर हमारे हाथ में आ चुका है, हम इंडिया की नेक लाइन पे मौजूद हैं, हमने इंडिया की गर्दन पकड़ ली है, अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो कश्मीर हमारा हिस्सा बन जाएगा और कश्मीर हासिल करने के बाद आप कायद-ए-आज़म के बाद बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे। ये चीज़ नवाज शरीफ के लिए एक पॉलिटिकल आउटकम के तौर पे, एक पॉलिटिकल अचीवमेंट के तौर पे उनको नज़र आती है, जिसके बाद नवाज शरीफ कन्विंस हो जाते हैं। नवाज शरीफ जब अपने घर वापस आ रहे होते हैं तो नवाज शरीफ के ही पुराने साथियों में से चौधरी निसार के भाई जनरल इफ्तिखार जो कि इस मीटिंग में मौजूद होते हैं, वो इनको रोकते हैं, इनको तमाम सिचुएशन के मुतालिक वो ब्रीफ करते हैं, थोड़ी सी रियलिटीज़ बताते हैं, उन तमाम मीटिंग्स के बारे में भी बताते हैं। जिसके बाद अगले दिन दोबारा से मीटिंग कंडक्ट होती है, फिर दोबारा से बातचीत होती है एंड फाइनली नवाज शरीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। उस वक्त सिर्फ 3 लोग मौजूद होते हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल इफ्तिखार और नवाज शरीफ। तब नवाज शरीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ से ये पूछते हैं कि क्या आपने जुलाई से वहाँ पर इंट्रूजन करना स्टार्ट की थी, अपनी फ़ौजें भेजना शुरू की थी? जिस पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ कहते हैं कि यस, मैंने भेजना शुरू कर दी थी अपनी जिम्मेदारी पर, तो अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी फ़ौज वापस बुला लूँगा। इस मोमेंट पर नवाज शरीफ के पास वो टाइम था जब वो डिसीजन ले सकते थे, अपनी फ़ौजें वापस बुला सकते थे, मगर आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने एक नया डिसीजन लिया और वो ये कि कब तक हम कागज़ पर कश्मीरी कार्रवाई करते रहेंगे, कश्मीर हासिल करने का वक्त आ चुका है, लिहाजा इसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। और उसके बाद प्रॉपरली जंग की अनाउंसमेंट हो जाती है। होता कुछ यूँ है कि इतनी सारी प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। डिप्लोमेटिक सपोर्ट के बारे में शायद सोचा नहीं जाता, या शायद इस
ऑपरेशन के टाइम को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। उनको ये लगता है कि बहुत जल्दी ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा, इतनी हाइट पे इंडियन फोर्सेस का आना इम्पॉसिबल होगा। लेकिन यहाँ पे इंडियन फोर्सेस क्या करती है वो भी अभी अपनी हम वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को वो सपोर्ट मिलती है जो कि पाकिस्तान कंसीडर भी नहीं कर सकता था कि इंडिया को वो सपोर्ट मिलेगी। चाइना, जो कि पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा दोस्त समझा जाता है, वो कश्मीर के मुतल्लिक बयान ज़रूर दे देते हैं, मगर कारगिल के मुतल्लिक वो किसी किस्म का बयान भी पाकिस्तान के हक में नहीं देता। इसके अलावा अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ये तमाम लोग जंग बंदी की बातें कर रहे होते हैं कि बिल्कुल जंग बंदी होनी चाहिए, अभी दोनों फौजें वापस बुलानी चाहिए, LOC का एहतराम करना चाहिए। यानी कि क्लियर मकसद ये था कि जो फोर्सेज LOC के उस पार गई हैं उनको वापस आना चाहिए। किसी किस्म की कारगिल की बात वहाँ पर नहीं की जाती। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी जो कि उस वक्त ज़मीन पे मौजूद होती है और 17,000 फुट की हाइट से उनको बहुत ज़्यादा अटैक का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि वो इस अटैक को रोकने में 1 महीने तक नाकाम रहते हैं। फिर फाइनली उनको एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ती है। एयरफोर्स भी वहाँ पर नाकाम होती है, मगर फिर वो एक और प्लान करते हैं। वो उस सप्लाई लाइन को काटने में कामयाब हो जाते हैं जो कि वहाँ के मुजाहिदीन के लिए बनाई गई थी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके मुजाहिदीन की फोर्सेस कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती हैं, सप्लाई लाइन बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है, रिसोर्सेज ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंडिया अपने उन तमाम इलाकों तक पहुंचना शुरू करता है। होता कुछ यूँ है कि इन पोस्टों तक पहुंचने के लिए इंडिया को एक ऑपरेशन करना पड़ता है, और वो ऑपरेशन का टाइम रात के टाइम चूज़ किया जाता है, और इस बुलंदी तक पहुँचने का जो टाइम था वो 12 से 14 घंटे के बीच में था, और बहुत सारी पर्सनल यहाँ तक पहुँचने में कामयाब भी हो जाते हैं। सबसे पहले इंडियन फोर्सेस टोरलिंग, जो कि 16,000 फुट की बुलंदी पे होता है, उसको कवर करती है, उससे तमाम फोर्सेस को इवैक्यूएट करती है और उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लेती है। इसके बाद इसी से 1.6 किलोमीटर दूर 0.5140 ये एक और पहाड़ी होती है जिसके ऊपर पोस्टें बनी होती हैं, यहाँ पर भी इस पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। इसके बाद टाइगर हिल 3 जुलाई को इंडिया अपने कब्जे में ले लेता है, और उसके बाद 0.4875 ये भी इंडियन फोर्सेस अपने कब्जे में ले लेती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सरताज अजीज़, जो कि इस ऑपरेशन के मुखालफत शुरू से ही कर रहे होते हैं, अब जंग छिड़ने के बाद वो डिप्लोमेटिक वेज को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे होते हैं, तो वो चाइना का विज़िट करते हैं, और चाइना फिर से वही बयान देता है कि कारगिल की जंग नहीं होनी चाहिए, LOC का एहतराम होना चाहिए, कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। जिसके बाद सरताज अजीज़ इतनी पाबंदियों के बावजूद इतने टफ टाइम में इंडिया चले जाते हैं, और वहाँ पर भी उनको नाकामी का सामना होता है। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ अमेरिका की मदद लेना चाह रहे होते हैं, बिकॉज अब इंडिया और पाकिस्तान में जो जंग बंदी करवा सकता था वो कोई ऐसा मुल्क करवा सकता था जो कि इन दोनों कंट्रीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता हो, और वो अमेरिका था। नवाज शरीफ हंगामी तौर पे अमेरिका विज़िट करते हैं, और 4 जुलाई जब अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है तब नवाज शरीफ बिल क्लिंटन से मुलाकात करते हैं, और बिल क्लिंटन के सामने वो जंग बंदी के लिए मान भी जाते हैं। जिसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस वापसी अपने मोर्चों की तरफ सफ़र करना शुरू करती है। इसके बाद एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये होता है कि जंग बंदी के ऐलान के बाद इन लोगों ने वापस जाना होता है, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैवी फायरिंग करती है, और जिसके नतीजे में बहुत शदीद जानी नुकसान होता है। हवालदार लालक जान, जो कि इंडियन फोर्सेस को 4 घंटे तक चकमा दिए होते हैं। होता कुछ यूँ है कि वो एक पोस्ट पर फायरिंग कर रहे होते हैं कॉन्टीन्यूसली, और इंडियन फोर्सेस को यही लगता है कि कॉन्टीन्यूस फायरिंग 2 या 3 लोग कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम पर्सनल को 4 घंटे के बाद वो शहीद हो जाते हैं। इसी तरीके से कर्नल शेर खान भी अपनी पोस्ट पर अकेले रह जाते हैं, और वो इन तमाम लोगों का बहादुरी से सामना करते हैं। इसकी साइटेशन लिख के, क्या बात है सर। और वो साइटेशन मैंने सिर्फ ये लिखी कि कैप्टन कर्नल शेर खान ऑफ 12 NLI हैज फॉट वेरी ब्रेवली जी, and he must be given his due recognition. अब होता कुछ यूँ है कि ये सब कुछ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट का प्लान ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन 3 महीने के बाद पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाता है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस जंग बंदी के बाद सारे का सारा मलबा नवाज शरीफ पे गिराते हैं, और उसके बाद उनकी हुकूमत आती है, और 8 साल तक, और जब तक वो ज़िंदा रहते हैं तब तक वो सिर्फ यही बात करते हैं कि 99 में कारगिल का जो भी मलबा था उसका ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 1948 एंड 65 की वॉर की। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।